अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में आपने इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स समझना है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो काइनेटिक आपने वर्ड पहले भी सुना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक का मतलब क्या है, आपके पास मूविंग, यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज़ अगर उसके साथ काइनेटिक का वर्ड लगा दिए जाए तो उसके साथ वेलोसिटी हम एसोसिएट कर देते हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, इसमें हम वेलोसिटी को साथ में एसोसिएट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रेट के ऊपर बात करेंगे कि आपके पास कितना चेंज आ रहा है कितने टाइम पे। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम ये कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपके पास उसमें फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या हैं, इसके साथ साथ जो मैकेनिज्म है जिससे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, और जो आपके पास ऑप्टिमम कंडीशन है जिसमें आपको मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट मिले। ये सारी चीज़ें हम स्टडी अगर करते हैं तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब हम बात करेंगे वन बाय वन के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब इस रेट को हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन हमारे लिए आगे चल के इस चैप्टर में दोनों हम सेम ही कंसीडर करेंगे। तो हम पहले टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो रेट आपने पढ़ा हुआ है कि रेट हम कहते हैं किसी भी चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर स्टडी करें तो वो रेट ऑफ दैट सब्सटेंस कहलाता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। अब चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन हो या इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शंस हो रहे हैं। तो आपके यहाँ पर जो मोलर कंसंट्रेशन है, अगर रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी तो प्रोडक्ट आपके कम बनेंगे, और अगर आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो आपके रिएक्टेंट कम बनेंगे। ये बातें हमने सीखी थी चैप्टर नंबर 6 में। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आपके रिएक्टेंट्स मौजूद हैं ए, जिसको आपने ए का नाम दिया, और दूसरा बी। ये आपके प्रोडक्ट्स इस वक्त 0 हैं। तो आपके पास जो रिएक्टेंट हैं वो यहाँ पर इस वक्त मैक्सिमम है। ये ऐसा ऐसा टाइम के साथ कम होते जाएंगे, और टाइम के साथ जैसे जैसे ए कम होगा वैसे वैसे बी बनेगा। एक पॉइंट आएगा जब दोनों की क्वांटिटी सेम आ जाएगी और आपका ए जो है वो मजीद रिएक्टेंट कम होना शुरू होगा और बी यानी कि प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होना शुरू होगा। इस तरह से जब भी आपका रिएक्शन होता है तो आपके पास रेट डिटरमाइन किया जाता है कि कितने टाइम पे आपकी कितनी कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब कम होने वाली बात जो है ये सूट कर रही है रिएक्टेंट्स के लिए। तो आपके रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं और आपके प्रोडक्ट्स, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होंगे वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट्स इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जर्नल आपका रिएक्शन होता है। अब रेट किस चीज़ को कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास सिंपली डिफाइन किया जाता है कि आपके पास क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो रहे हैं या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रही है पर यूनिट टाइम। क्योंकि रेट की बात की जा रही है तो रेट हमेशा पर यूनिट टाइम लिया जाता है, और इसका जो सिंपल फॉर्मूला होगा वो ये है कि आपके पास इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आप कोई एक चीज लेते हैं, डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम करते हैं, आपके पास यहाँ पर रेट आ जाता है। ये इसका जर्नल फॉर्मूला है। अब अगर हम बात करें जो अभी हमने ग्राफ देखा उसके अंदर, तो आपके पास ए यानी कि रिएक्टेंट कम हो रहे थे और आपके प्रोडक्ट बढ़ रहे थे, लेकिन यूनिफॉर्म वहां पर कुछ नहीं था। तो स्टार्टिंग में आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपके टाइम के साथ चेंज होता रहता है और आपके जो रिएक्टेंट हैं ये डिसअपेयर हो रहे हैं और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो स्लोली बढ़ रहे हैं। आपके जो रिएक्टेंट हैं जिस तरीके से वो डिसअपेयर हो रहे हैं, आपके इस तरीके से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद बढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं कि एक, या तो आप रिएक्टेंट के लिहाज से बात करें तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, और अगर बी यानी कि प्रोडक्ट के लिहाज से बात करें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। तो दोनों का हम एवरेज निकालते हैं तो इसको कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कभी भी आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के बजाय आप स्पेसिफिक नहीं निकाल सकते, आप हमेशा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, जिसको आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। ना तो आप सिर्फ ए यानी कि रिएक्टेंट के हिसाब से बात करेंगे, ना ही आप सिर्फ बी यानी कि प्रोडक्ट के लिहाज से बात करेंगे। आपको दोनों का एवरेज या ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ही जिक्र करना है। ये तो बात थी आपके रेट ऑफ रिएक्शन की। अब सेकंड आपका है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी जिस तरह आपने पढ़ा है कि आपके पास डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस अगर डी और आपका टाइम टी से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसी तरीके से आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर गिवन मोमेंट। यानी कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा था, आपका रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड हुआ, इसमें एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप रेट निकालना चाह रहे हैं तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपका रेट कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन।
यानी कि उसमें जो आपका टाइम होगा वो फिक्स होगा, एक पर्टिकुलर होगा, लेकिन आप यहाँ पर एक टाइम इंटरवल फिर निकालते हैं, ये अभी चल के मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है उसके लिए आप डिस्टेंस के बजाय कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम डेल्टा एक्स या डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो वो डी टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जिस तरीके से आपने वेलोसिटी पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है, तो उसी तरीके से आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कहलाता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक स्लोप आना चाहिए। अब अगर आप इंजीनियरिंग यानी ई कैट के स्टूडेंट हैं तो आपको स्लोप के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, लेकिन अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझ लें। स्लोप आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में इस तरीके से रैंप एक बना हुआ है, एक पर्टिकुलर एंगल पे कोई आपने यहाँ पर सीमेंट से कुछ बनाया हुआ है ताकि आप इसमें अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल कुछ भी आप अपने गैरेज में खड़ी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास एंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने डिग्री का स्लोप है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये आपके पास एक फॉर्मूला है। दूसरा आपके पास एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स गिवन है, एक आपको ये इनिशियल पॉइंट गिवन है, एक फाइनल पॉइंट गिवन है। यहाँ पर आपकी डायग्राम इधर बनी हुई है, इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आपके पास एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। आप क्या करते हैं, आप देखते हैं वाई एक्सिस में क्या पॉइंट्स हैं और उसके रिलेटिवली आपके पास एक्स एक्सिस के क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास अगर ये पॉइंट x2, y2 मेरे पास है और ये पॉइंट मेरे पास x1, y1 है, तो आपके पास स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 आपको पता है चेंज इन y है और x2 माइनस x1 चेंज इन x है। अगर आपका चेंज बहुत स्मॉल हो तो उसको रिप्रेजेंट d से किया जाता है, तो dy अपॉन dx इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। हमारे केस में y एक्सिस पर आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन की बात हो रही है और x एक्सिस पर चेंज इन टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से स्लोप आप निकालते हैं। तो अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आप पढ़ रहे थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब ये आपके पास एक कर्व बना, ये आपके रिएक्शन का एक कर्व है। इसके अंदर आपके पास एक ये पॉइंट आया जिसमें आपने एवरेज समझा था, या आप इसमें कोई भी ऐसा एक पॉइंट लेते हैं जो रैंडम होता है। आपने ये वाला पॉइंट रैंडम लिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपने एक टेंजेंट टू द कर्व ड्रॉ किया। टेंजेंट टू द कर्व आपको पता है कि आपका कर्व है, उसमें एक ऐसा पॉइंट जिसमें से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन टच करती हुई जा रही हो। तो आपके कर्व में कोई भी ऐसा पॉइंट जिसपे स्ट्रेट लाइन सिर्फ आपकी टच करते हुए जा रही है वाहिद उस एक पॉइंट पर, तो उसे आप कहते हैं कि ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इससे निकाला जा सकता है, बिकॉज दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस कर्व। अब आप इसमें क्या करेंगे, आपके पास ये कर्व मौजूद था, इसमें आपके पास स्लोप भी यहाँ पर आप निकाल लेंगे। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये आपका पॉइंट है। आपने कहा कि ये दो पॉइंट्स मेरे पास हैं, एवरेज आपने इनका पॉइंट निकाला। तो लेट सपोज आपने x1 लिया और y1 लिया। आपके पास x1 y1 यहाँ पे 20 और 40 आए और x2, y2 आपके पास 70 और 80 आ गए। आप रैंडमली यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे जिस तरह आप ग्राफ के अंदर काम करते थे। अगर आपने ग्राफ को भी बनाया हो मैट्रिक क्लास के अंदर तो इस तरीके से आप ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको जो किताब में वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको कहा है कि चेंज इन x, यानी कि आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है 80 माइनस 40, तो आपके पास चेंज आया 40। और इसी तरीके से चेंज इन टाइम, यहाँ पर 70 की बजाय प्रिसाइज वैल्यू उन्होंने दी है 68 और यहाँ से आपके पास 20, तो आपके पास आंसर dt का आया 48। तो ये आपके जो इक्वेशन है इसका ये कर्व आपको मौजूद है दिया हुआ, और आपने इस तरीके से जब कैलकुलेशन की तो आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू कोई ना कोई आई, जिससे आपको रेट ऑफ दिस रिएक्शन पता चल गया। तो आपके पास जो भी रिएक्शन है उसके अंदर आपके y एक्सिस में चेंज इन वॉल्यूम और x एक्सिस से चेंज इन टाइम निकालेंगे, आपके पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड वैल्यूज़ निकाल के बताई हैं। ये सारी कैलकुलेशन जो हमने अभी समझी वही सारी यहाँ पर हुई हैं। तो आपके पास जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस है एट 40 सेकेंड, उसकी वैल्यू 0.83 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड वैल्यू आ रही है। तो अब हम आगे चल के जितना कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके अंदर रेट और वेलोसिटी को हम एक ही चीज़ मानेंगे और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dx अपॉन dt से, और आगे आपके पास ये रिप्रेजेंट किया जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन या रेट एक्सप्रेशन से। तो बहरहाल आगे चल के इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी से रिलेटेड है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट आपकी कांस्टेंट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की,
आपके पास यहाँ पर कंसंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट की जाती है और टाइम आपका सेकंड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट हुई वो यहाँ पर मोल्स पर लीटर या पर डीएम क्यूब पर सेकंड आपके पास यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेट कांस्टेंट, जिसको आपने रेट एक्सप्रेशन का नाम भी देना है। तो रेट कांस्टेंट क्या है और रेट एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट का मतलब एक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जो अनचेंज होती है, और रेट एक्सप्रेशन का मतलब कि आपके पास जो रेट निकाला जाएगा किसी भी रिएक्शन का उसको किस तरह एक्सप्रेस किया जाए। तो फॉर एग्जांपल बात करते हैं पहले रेट एक्सप्रेशन पे। आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलकर आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। तो चैप्टर 6 में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके मुताबिक आपके पास जो रेट या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ योर रिएक्टेंट्स। अब एक्टिव मास आपको पता है कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी जो वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ये जो आपकी इक्वेशन 1 आई ये कहलाती है रेट एक्सप्रेशन, और इसमें जो कांस्टेंट आपका k है ये कहलाता है आपके पास रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। अब कुछ चीज़ें आपके पास एमसीक्यू से रिलेटेड आती हैं छोटी छोटी, जैसे कि आपके पास जब कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट्स की 1 हो, यूनिटी हो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या 1 मोल पर लीटर वैल्यू हो अगर तमाम रिएक्टेंट्स की, तो जो आपके पास कांस्टेंट आएगा वो कहलाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये आपके पास स्टैंडर्ड हो गया, स्पेसिफिक हो गया है, और ये आपके पास बराबर होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आपके रेट एक्सप्रेशन या आपके पास रेट के। तो एक आपको याद रखने वाली बात है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हमेशा बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, जब आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस 1 होगी यानी कि यूनिटी होगी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपके पास रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। ये आपको 3 इक्वेशंस गिवन है, इन तीनों इक्वेशंस के लिए आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे पहली इक्वेशन के लिए आप देखेंगे रिएक्टेंट क्या है, इसका आप कंसंट्रेशन और साथ में कांस्टेंट ये आप मिला के लिखेंगे तो आपके पास रेट एक्सप्रेशन इस इक्वेशन का आ गया। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन है, इसमें आप देखेंगे रिएक्टेंट क्या है, इनके एक्टिव मासेस आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 मोल्स हैं तो पावर 2 आएगी, आपके पास यहाँ कांस्टेंट है, तो इस तरीके से आपके पास रेट एक्सप्रेशन आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली आपकी थर्ड इक्वेशन, आपके यहाँ पर आयंस हैं, इनके जो मोल्स हैं वो पावर के फॉर्म में लिखे जाएंगे, और ये आपके पास रेट एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे कहा है कि सिग्निफिकेंस बताएं प्लस और माइनस साइन की आपके रेट एक्सप्रेशन में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन जिसमें से ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं बी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब अगर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बात की जाए तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आप माइनस साइन लिखते हैं। वजह उसकी ये है कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज हो रही है, तो आप अपना माइनस साइन लगाते हैं ताकि ये टर्म बैलेंस आउट हो जाए। इसी तरीके से लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की तो उसमें प्लस साइन ही लिखते हैं या प्लस साइन ही रहने देते हैं। वजह उसकी ये है कि आपके पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज हो रही है आफ्टर सम टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप रिएक्टेंट की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें, ये आपके पास आंसर सेम ही देगा दोनों का, क्योंकि दोनों ने एक वक्त आकर सेम पोजीशन सेम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेना है। लेकिन दोनों की कैलकुलेशन में आपको प्लस और माइनस साइन का ख्याल रखना है, आपके पास कैलकुलेशन वरना ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है रेट ऑफ डिसअपेरेंस। ज़ाहिर है आपके पास एक चीज़ बन रही है तो दूसरी चीज़ ख़त्म भी हो रही है। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालने के लिए आपके पास यहाँ एग्जांपल दी हुई है जिसमें आपको ये रिएक्टेंट्स गिवन है और उससे मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये आपके पास इथाइन है और ये आपके पास इथेन है। आप क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं। आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इथेन 0.25 मोल्स है। आपसे कहा गया है कि बताएं कि आपके पास इथाइन और हाइड्रोजन की रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या होगी। अब चैप्टर नंबर 1 में आपने स्टिचोमेट्री पढ़ी है। स्टिचोमेट्री के मुताबिक अगर आपके पास यहाँ 1, 2 और 1 मोल्स हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो अगर मुझे प्रोडक्ट 1 मोल के बजाय 0.25 मोल मिलेगा तो मेरे पास 0.25 इस सब से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके हाइड्रोजन अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें 0.25, आपको 0.25 इथेन के बराबर कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड था वो पता चल जाएगा। तो आपको अगर रेट ऑफ अपीयरेंस इतने मोल्स पर लीटर या डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड मिल रहा है तो इसका मतलब कि 0.25 मोल्स आपके पास यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। आप क्या करें? सिंपल इस रेट को मल्टीप्लाई करवा दें अपने इन वैल्यूज से, तो आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इथाइन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाएंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, कैलकुलेट करें रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है कि ए और बी रिएक्टेंट मिलके ए बी प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट जब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन बोथ रिएक्टेंट्स की 0.1 है और आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो ये है। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपको रेट एक्सप्रेशन बनानी है। तो रेट एक्सप्रेशन आपको बनाना आती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है, आपके पास दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन गिवन है, आप वैल्यूज को पुट करें, रीअरेंज करें, के की वैल्यू आपके पास एक ये आ जाएगी। अब आपसे सेकंड पार्ट में कहा है कि आपको रेट कांस्टेंट निकालना है जब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन किसी एक की या तो ए या बी डबल हो जाए। तो अब आपको पुराने कॉन्सेप्ट जो भी मैंने डिस्कस किए उन्हें याद रखना है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। आपके पास रेट कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है। अगर मैं बी की फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन डबल कर देता हूँ, ए की सेम रहने देता हूँ, तो मेरे पास बी की कंसंट्रेशन डबल हो गई। और क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल आल्सो बिकम डबल, क्योंकि आपके जो कंसंट्रेशन है वो डबल हुई है। तो आपका जो अब नया रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब आप रेट लॉ के मुताबिक जो आपके पास एक्सप्रेशन आई थी उसके अंदर वैल्यूज पुट करें, आपके पास के कांस्टेंट ही आएगा। तो रेट कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उनमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहा है कि आपके पास जो फिक्स्ड वैल्यू है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। जैसे ही टेम्परेचर आप वेरी करेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे, आपके पास जो कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट ये भी चेंज हो जाएगा। और तीसरी बात आपसे की है कि आपके पास जो टेम्परेचर है ये अनचेंज अगर है तो आपके पास कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे आप रिएक्टेंट की किसी एक या पूरे आपके सिस्टम के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, आपकी जो के की वैल्यू है रेट कांस्टेंट है ये हमेशा सेम रहेगा। तो ये थी आपकी सारी बातें के से रिलेटेड यानी रेट कांस्टेंट से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्शन वेलोसिटी। अब रिएक्शन वेलोसिटी नाम से वाज़ेह है कि आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, वो किस रेट पे हो रहा है, आइदर स्लो और वेरी फास्ट। तो ये डिपेंड करता है आपके पास रिएक्शन के ऊपर, रिएक्शन की टाइप के ऊपर। तो आपके पास टोटल 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला जो आपके पास बहुत स्लो स्पीड में मूव कर रहे हैं, दूसरा जो बहुत जल्दी फास्ट स्पीड के साथ प्रोसीड कर रहे हैं, और तीसरा जो मॉडरेट हैं, आपके पास ना ज़्यादा स्पीड अप है ना ज़्यादा स्लो हैं। आपके पास इस तरीके से 3 तरह के रिएक्शन यहाँ पे हमने डिस्कस करने। तो पहला रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो रिएक्शन जो बहुत स्लो स्पीड के साथ प्रोसीड होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंप्लीशन की तरफ। फॉर एग्जांपल आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन या रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट्स, आपका जो डायमंड अर्थ क्रस्ट के अंदर बनता है नेचुरली, ये सारे बहुत स्लो स्पीड के साथ रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। और सेकंड आपके पास है रिएक्शन वो जो आपके पास बहुत तेज स्पीड में प्रोसीड होते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ये आपके पास इतने फास्ट होते हैं कि आपके पास बहुत थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम में जल्दी से कंप्लीट भी हो जाते हैं। इतना थोड़ा टाइम होता है 10⁻⁻⁶ सेकंड्स तक का। और इनकी एग्जांपल्स आपके पास ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं, आयनिक रिएक्शंस करते हैं, वो आपके पास इनकी एग्जांपल में आते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर 2 एग्जांपल्स गिवन है, आपके पास HCl और NaOH, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बना रही है। इंतहाई फास्ट रिएक्शन होता है। और तीसरी टाइप आपके पास होती है, यहाँ पे मेरे पास किताब में थोड़ा सा मिटा हुआ है, मैं इसको वर्बली बता दूंगा। आपके पास एट मॉडरेट स्पीड, तो ये आपके पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपके पास एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सकता है रेट। जैसे कि इन रिएक्शंस के पास लिमिटेड स्पीड होती है और ये जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। ये लिमिटेड स्पीड होते हैं और जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं कुछ ही घंटों के अंदर। जैसे कि आप खाना पकाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस कर रहे हैं, ये आपके पास स्लो स्पीड में, इतना ज़्यादा स्लो नहीं होते, मॉडरेट स्पीड में प्रोसीड हो जाते हैं। जर्नल रिएक्शंस जो आपके पास हैं वो ऑर्गेनिक आपके पास हैं या आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ये इस तरह के आपके जो रिएक्शंस होते हैं ये आपके मॉडरेट स्पीड में होते हैं। और आपके पास ये तीसरी कैटेगरी थी। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं कि आपका सक्रोज और वाटर मिल के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना के देते हैं। ये आपके पास मॉडरेट स्पीड में रिएक्शन प्रोसीड करके देता है। सेकंड यहाँ पर आपको टाइप बताइए कि आप ईस्टर कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ आपकी एग्जांपल्स थी। इस तरीके से आपने 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिए। अब यहाँ पर कुछ बातें आपसे करनी है कि आपके पास क्यों रिएक्शंस कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रिएक्शंस होते कैसे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? आपके जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शन होते ही मॉलिक्यूल्स और एटम्स की वजह से
और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जब कोलाइड होते हैं तो इनको एनर्जी मिलती है। जाहिर है आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों एक स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे, दोनों आपस में टकरा गए, दोनों में आपके पास एनर्जी जो है वो चेंज आया, आपके पास इस तरीके से उनमें रिएक्शन हो गया। लेकिन सारे के सारे कोलाइड होते तो हैं लेकिन अफेक्टिव नहीं होते, और इस तरह के जो नॉन अफेक्टिव कोलिजन होती है ये आपके प्रोडक्ट्स यानी कि रिएक्शन फॉलो नहीं करते, और जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो आपके पास जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके कोलाइड तो करते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना होता है कि उनके पास अफेक्टिव कोलिजन हो भी रही है या नहीं हो रही। तो जिन मॉलिक्यूल्स में अफेक्टिव कोलिजन होती है उन मॉलिक्यूल्स में एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। उस मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट में आप कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उस एनर्जी का नाम यहाँ पर आपने दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी मॉलिक्यूल को चाहिए कोलाइड करते वक्त कन्वर्ट होने में फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास है, जब आपके पास मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करते, बिफोर कोलिजन बात कर रहे हैं अभी, तो आपके पास जब मॉलिक्यूल एज अ रिएक्टेंट काम कर रहे हैं, आपके पास अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, तो कोलिजन से पहले जो उनकी नॉर्मल स्टेट होती है उनके पास एक खास एनर्जी होती है जिसको आप कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और इनकी जो इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंटरनल एनर्जी है, ये लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। वजह उसकी है ये आपके पास रिएक्टेंट की फॉर्म में अभी प्रोडक्ट नहीं बने, प्रोडक्ट बनने के लिए इनको मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो वो जो आपके पास मिनिमम एनर्जी चाहिए वो डिफरेंस आपका जो है आपके पास इंटरनल एनर्जी से लेके थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये आपको मिलता है अफेक्टिव कोलिजन से। तो अब इसके बाद आपका एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर नया आता है कि आपके पास ये जब अफेक्टिव कोलिजन होता है और ये जो आपके पास डिफरेंस आता है इसको आप कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स को चाहिए, उन मॉलिक्यूल्स को चाहिए जिनके पास एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है। एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी उनकी जो इंटरनल एनर्जी है उसकी बात हो रही है, उन्हें थ्रेशोल्ड एनर्जी तक एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्सेस एनर्जी है वो चाहिए। तो जब वो प्रोडक्ट में बनना चाहेंगे तो आपके पास वो कोलाइड होंगे और इन ऑर्डर टू रिएक्ट उन्हें कोलिजन करना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए उसको आपने कहा वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ज़ाहिर है उस एनर्जी को हासिल करके वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसका जर्नल फार्मूला आपने बना दिया कि वो जो अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो इनको रिक्वायर्ड है और जो उनके पास इंटरनल एनर्जी अपनी पड़ी हुई है उसे आप माइनस कर दें तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ये आपके ग्राफ में उसको थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं जिनकी इंटरनल एनर्जी इस वक्त मौजूद है। अब ये रिएक्टेंट्स एनर्जी हासिल करेंगे कब तक, जब तक इनको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल ना जाए। जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी ये फ़ौरन से कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में और अपने अंदर से एनर्जी निकाल देंगे। तो ये पूरा आपके पास सिनेरियो था, ये पूरा आपके पास सिस्टम था। किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो आपकी जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन आपके डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी पर। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम चाहिए जिसकी लो वैल्यू होगी तो आपके बहुत फास्ट रिएक्शन होंगे, और अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए तो आपके पास स्लो या मॉडरेट रिएक्शंस होंगे। और हम अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को कंट्रोल करके अपने रिएक्शंस की स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं, या तो उनको फास्ट करवाएं तो फास्ट करवाते हैं, स्लो करवाना है स्लो करवा देते हैं। तो आपके पास इस तरीके से रिएक्शन कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है कैलकुलेट किस तरह से करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इधर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक इक्वेशन गिवन है जिसमें आपके कहा है कि आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है रिएक्शन में इतनी, और आपके पास इंटरनल एनर्जी जो एवरेज रिएक्टेंट की है वो 12 यहाँ पर इतनी है। आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करके बताएं तो फॉर्मूला यहाँ पर आपको गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। आपके पास वैल्यूज गिवन है, आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल गई। तो ये सिंपल सा आपके पास एक फॉर्मूला था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जाए। अब रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के दो मेथड्स हैं, एक फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड आपके पास यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की, और आप फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं फिजिकल मेथड से। अब यहाँ पर कुछ फिजिकल मेथड्स आपसे डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर रिफ्रैक्टोमीट्रिक मेथड, इसमें आप क्या करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, आप एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस को स्टडी करते हैं।
कैलोरीमीट्रिक मेथड, कंडक्टिविटी, पीएच और पोलैरिमीट्रिक मेथड, ये सारे मेथड्स हैं जिसमें आप ये चीज़ें स्टडी करते हैं ताकि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी देख के पता चल जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे भी मौजूद हैं रिएक्शन जिसके अंदर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज से नहीं बता सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो उसके लिए आप पढ़ते हैं केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड्स बहुत टाइप के हैं जिसमें से हम यहाँ पर कुछ टाइप डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको कहा है कि फॉर एग्जांपल आपको केमिकल मेथड अगर इस्तेमाल करना है तो जो भी आपका रिएक्टिंग वेसल है जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, आप क्या करें, थोड़े टाइम के इंटरवल के बाद से सैंपल्स उठा लें, सैंपल्स वहाँ से कलेक्ट करना शुरू कर दें। अब जब आप सैंपल निकालेंगे तो ज़ाहिर रिएक्शन तो है, रिएक्शन तो हो रहा है, तो रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मोमेंट में सडनली कूल कर देंगे, चिल कर देंगे अपने सैंपल को बाय एडिंग द सुटेबल केमिकल। अब आप उसमें सुटेबल केमिकल को ही डालें या आप फ़ौरन उसको बर्फ़ के अंदर डाल दें, या जो भी आपको मेथड सुटेबल लगे, आप उस तरीके से फ़ौरन ठंडा करेंगे, चिल कर देंगे अपने सैंपल को। अब चिल करने से क्या होता है, आपके पास जो पर्टिकुलर मोमेंट पे रिएक्शन था वो स्टॉप हो जाता है और आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके अंदर मौजूद हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ये निकाले जा सकते हैं बाय टाइट्रेटिंग द सैंपल। अब टाइट्रेशन आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो और दूसरा अननोन सोल्यूशन, तो उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन की मदद से आप अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन वगैरह निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया है कि अगर उस मिथाइल एसीटेट एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज किया जाए, हाइड्रोलिसिस करवाया जाए, तो आपको ये एसिटिक एसिड बना के देता है। जब आपके पास इस तरीके का कोई रिएक्शन होगा, आप क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे अपने एसिटिक एसिड का और उसे टाइट्रेट करवा देंगे एक सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड अल्कली जो कि NaOH है, उसको आप ठंडा करके उसमें अपना एसिटिक एसिड डाल दें और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या सैंपल की कंडीशन थी, क्या आपके पास उसमें कंसंट्रेशन वगैरह मौजूद थी। अब ये काम आप रिपीटेडली करते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि एट डिफरेंट टाइम आपका जो जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपके पास एसिटिक एसिड भी ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कंप्लीशन की तरफ रिएक्शन जाएगा, आपको एक कर्व मिल जाएगा, इस तरीके का एक ग्राफ मिल जाएगा जो आपने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वैल्यूज़ को मेजर कर करके ड्रॉ किया होगा। इस तरीके के आपका जो ग्राफ होगा, इस तरीके का जो कर्व होगा, इस तरह का हमने कर्व पीछे भी स्टडी किया है इसी चैप्टर के अंदर। तो जब आप इसके अंदर रिजल्ट्स अपने प्लॉट करेंगे, आपके पास ये जो कर्व आया है, इसमें आपके पास इनिशियल स्लोप ये मौजूद है, आपके एट पर्टिकुलर टाइम स्लोप ये होगा। जब ये आपका रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा तो आपके पास जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा, आपके पास रिएक्शन होना ख़त्म हो जाएगा। ये आपका कहलाता है रेट ग्राफ। आपके पास MCQ में ये दिया जा सकता है और बोला जा सकता है यहाँ वैल्यूज़ गिवन होंगी और बोला जा सकता है कि बताएं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अब आगे यहाँ पर इसी तरीके से सारी बातें लिखी हुई हैं कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लोप ऑफ दैट कर्व आएगा, जो आपके पास टेंजेंट टू द कर्व लाइन जा रही है, उससे आप स्लोप निकालेंगे, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इस फॉर्मूले से आ जाएगा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ये सारी कहानी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें हम पीछे भी कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, रेडिएशंस। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके अफेक्ट करते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन आपको मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर किसी भी रिएक्टेंट्स के बढ़ा दिए जाएं या कम कर दिए जाएं तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन में भी कम या ज़्यादती आ जाती है। आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये तो सिंपल सा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। चैप्टर 6 में ये हमने डिटेल में बात की है। आपके पास कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट भी चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पे इक्वेशन गिवन है जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। आपके पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट एक्सप्रेशन आपका ये आएगा। अब ये जो आपके पास पावर है, नई चीज़ यहाँ पर इन पावर को समझना है। इन पावर के सम को, जो आपके पास सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन है, इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ये इस चैप्टर में नया टॉपिक है जो आपको समझना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का क्या है, इसको अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आपके पास इस तरीके का कोई रिएक्शन गिवन हो तो आप उसकी रेट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। जब आप रेट एक्सप्रेशन इसकी निकालेंगे, आपके पास यहाँ पावर 1 और 1 है, तो इस इक्वेशन 1 में जो ऑर्डर होगा वो 1 + 1 यानी कि 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। लेकिन इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल गिवन है जिसमें आपके पास पावर 1 और इधर 2 है, तो 1 + 2 = 3, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा।
इस तरीके से आप अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ रिएक्शंस के लिए निकाल सकते हैं, सबके लिए नहीं निकाल सकते। तो जो आपके पास एक्टिव मासेस डिपेंड करते हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, सिर्फ उन्हीं की कंसंट्रेशन को हम देखते हैं, उन्हीं के नंबर ऑफ मोल्स यानी कि उन्हीं की पावर को हम देखते हैं अपने रेट एक्सप्रेशन के अंदर, और फिर डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3A होते तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मैक्सिमम 5 तक जा रहा था, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम 3 ऑर्डर तक जाता है, यानी कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक जाता है। ये सारी बातें आपकी लिखी हुई है किस तरीके से इक्वेशन 2 में आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर पहली एग्जांपल आपको गिवन है जिसमें आपका रिएक्टेंट ये मौजूद है, इसकी पावर 1, तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपके पास ये एग्जांपल गिवन है, इसमें पावर 2 तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास पावर 2 + 1 तो 3, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ गया। तो बस आपको अब रेट एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए। जैसे ही आप रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे आप समझ जाएंगे कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जा सकता है। और यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ में यही बातें लिखी हुई हैं कि आपके पास मिनिमम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 है और मैक्सिमम अप टू थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक जाता है। आपके पास लाजमी नहीं है इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाए, क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 या 2 मॉलिक्यूल्स की वजह से चेंज होती है, और जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड ही 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉलिक्यूल्स पे कर रहा होता है जो रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई चेंजेस लेके आ रहे होते हैं। तो आपके पास अब आगे प्रेडिक्ट किस तरह करना है, कंसंट्रेशन कौन सी डिपेंड कर रही है आपके, किससे अफेक्ट हो रहा है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, उस पर बात करते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड पहली एग्जांपल आपको गिवन है कि प्रेडिक्ट करें कंसंट्रेशन ऑन रेट का अफेक्ट क्या होगा। तो अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट आपको एक इक्वेशन ये गिवन है, इसके अंदर आप रेट एक्सप्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास अब यहाँ पर 3 पार्ट्स का है कि जब आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड डबल कर दी जाए या नाइट्रिक ऑक्साइड हाफ कर दी जाए या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर 2 के, क्योंकि 2 मोल्स हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू डबल करूंगा तो मेरा जो रेट है वो भी स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का हाफ 1/4 टाइम्स आपका ये डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास कहा है कि रेट एक्सप्रेशन ऑक्सीजन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर 1 के, यानी कि जितना मैं ऑक्सीजन बढ़ाऊंगा उतना ही रेट भी बढ़ेगा। अगर डबल करूंगा तो रेट भी डबल हो जाएगा। तो ये था टॉपिक आपका अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट क्या है। रेट के ऊपर तो बात कर ली, रेट कांस्टेंट पे अभी हमने बात नहीं की। तो रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही होता है। आपको यहाँ पर अगर इस तरीके से इक्वेशन गिवन है, आप इसका रेट एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। तो रेट कांस्टेंट क्योंकि कांस्टेंट है, जितना आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही आपका रेट भी बढ़ेगा। इस वजह से आपके पास यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता कि क्योंकि कांस्टेंट है इट विल रिमेन कांस्टेंट, और आपका जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये तो हमने अभी पहला पॉइंट डिस्कस किया है। अब सेकंड पॉइंट पे बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की, कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट की वजह से क्या इफेक्ट आ सकता है, क्या फैक्टर्स है ये। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट बहुत बड़ा फैक्टर है आपके पास, ये अफेक्ट करता है। अब ऐसे नेचर भी मौजूद है रिएक्टेंट्स की जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और ऐसे भी मौजूद है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी कि आपके पास अफेक्टिव कोलिजन हर रिएक्टिंग सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आपको इक्वेशंस दी हैं, 2 आपको रिएक्शंस दी हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों का टाइम इक्वल नहीं है, दोनों का रेट इक्वल नहीं है। एक बहुत फास्ट है, एक बहुत स्लो है। तो ये फास्ट और स्लो होने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि इनके एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर फ़र्क है। आपके पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो मेरे पास ये रिएक्शन जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से प्रोसीड होगा, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से ये देर से प्रोसीड होगा, इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये आपके पास नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे भी बहुत बड़ा अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। थर्ड टॉपिक पे आते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो बहुत अफेक्ट करता है। वजह उसकी है टेम्परेचर देने का मतलब ही ये है कि आप उन्हें हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो जिसको एनर्जी नहीं मिली थी उसको आप एनर्जी दे रहे हैं, जिसको एनर्जी की ज़रूरत थी उसे आप टेम्परेचर के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कभी नहीं करेंगे ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स के अंदर, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर्स के अंदर, लेकिन जैसे ही आप इनको टेम्परेचर बढ़ा के देंगे ये फ़ौरन से रिएक्ट करेंगे, या तो वाटर बना के देंगे या हाइड्रोजन पर बना के देंगे, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो एक जर्नल रूल ऑफ थंब हम कहते हैं, ये रेट नहीं ये रूल है, तो रूल ऑफ थंब हम जर्नल कहते हैं कि आपके पास एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड
या 10 केल्विन, केल्विन के साथ डिग्री का सिंबल नहीं आता, तो हर 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड के फर्क से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डबल हो जाता है। अब रूल ऑफ थंब क्या चीज़ है? रूल ऑफ थंब हम कहते हैं कि ऐसी लॉजिकल बात जो हमें समझ ना आ रही हो और ना ही उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूव हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब हम करके देख रहे हैं तो हमें ये जर्नल नज़र आ रहा है कि आपके पास जर्नली इस तरह का चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो आप किताबों में पढ़ते हैं चीज़ें, आप जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ नहीं होती, आपके पास बहुत फ़र्क आता है, बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो उन चीज़ों को क्योंकि हम लॉजिकली तो समझ सकते हैं लेकिन उसको प्रूव नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली, तो हम एक रूल ऑफ थंब की बात करते हैं कि आपके पास इस चीज़ को ऐसे करने से उसका अमल ये होगा, उसका रिएक्शन ये होगा। तो आपके पास एक रूल ऑफ थंब है कि आपके डबल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन के फ़र्क के बाद। अब यहाँ पे कुछ आपसे पॉइंट्स डिस्कस किए कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि कोलिजन बढ़ जाएगा। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपके पास कोलिजन भी बढ़ेगा और इस तरीके से इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा। और सेकंड पॉइंट में आपसे कहा है कि जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की राइज होगी और आपके पास जैसे ही एक टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन से आप राइज करेंगे तो आपके पास जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये डबल हो जाएगी। और जब ये डबल होगी तो इसका मतलब जो आपके पास अफेक्टिव कोलिजन है उसके चांसेस भी डबल हो गए और इस वजह से आपका जो रेट है वो भी डबल हो गया। यहाँ पर आपको अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी बताया। ये आपके पास इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी है, इस डायरेक्शन में आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है एट अ गिवन काइनेटिक एनर्जी। तो फर्ज करते हैं एक आपका टेम्परेचर T1 ये था, आपने सेकंड टेम्परेचर बढ़ाया तो आपके पास यहाँ पर गौर करें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये पूरा हिस्सा थ्रेशोल्ड एनर्जी का है। तो इस टेम्परेचर पे थ्रेशोल्ड एनर्जी जो थी एज कम्पेयर टू दिस टेम्परेचर ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो ये आपके पास बेसिक सा एक सिस्टम था टेम्परेचर का कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपके पास किस तरीके से चेंज आएगा। इसी तरीके से आगे आपको ये यहाँ पर कुछ थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि आपके पास टेम्परेचर जो है बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर बहुत अहमियत रखता है। फॉर एग्जांपल जब आप खाना पकाते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए अगर आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देंगे तो फ़ौरन से डिकम्पोज हो जाएगा, आपके पास जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्लो करना है तो आप टेम्परेचर उसका कम कर दें, जैसे आप नॉर्मल अपने फ्रिज में रखते हैं तो आपके पास जो फूड है वो कुछ दिनों तक चल जाता है, और अगर आप उसे ठंडा करते हैं और फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रोज़न करते हैं, तो आपके पास कुछ हफ्तों तक, कुछ वीक्स तक चल जाता है। लेकिन अगर आप उसे डीप फ्रीज कर दें यानी कि टेम्परेचर बहुत कम कर दें तो वो कई कई महीनों तक चलता है। जैसे कुर्बानी जब आप करते हैं तो गोश्त अपने फ्रीज़र में रख देते हैं, वो ख़राब होने के बजाय कई महीने बाद भी आप उसे निकालेंगे तो आपके पास वो ठीक ही होगा। तो ये सारे इफेक्ट थे टेम्परेचर के आपके रेट ऑफ रिएक्शन में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की क्या अहमियत है? कैटलिस्ट जब मैं चैप्टर 6 में डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा हम नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिटेल में हमने सीखना है। कैटलिस्ट क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके रेट को आल्टर करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को आल्टर करता है विदाउट बीइंग इटसेल्फ कंज्यूम्ड। तो कैटलिस्ट आपके रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, पार्ट नहीं लेता, लेकिन आपके पास रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है, या तो फास्ट करता है या स्लो कर देता है। अब कैटलिस्ट आपके दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट उन कैटलिस्ट को कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, फास्ट करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड है, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ये आपके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। तो सिंपली ये क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पहाड़ है, आपको इस जगह से इस जगह पर जाना है, यानी मॉलिक्यूल्स को यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचना है। तो आप क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक टनल बना रहे ताकि मॉलिक्यूल इस अल्टरनेट पाथ से चले जाएं बजाय इसके कि ऊपर से घूम के आए। तो कैटलिस्ट आपके पास कोलिजन करने के चांसेस बढ़ा देता है, आपके पास एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, आपके पास अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने से लो एनर्जी चाहिए होती है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है इस अल्टरनेट रूट की वजह से आपके पास कम रिक्वायर्ड होती है, और जो आपके पास मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी है वो काफ़ी होती है सक्सेसफुल कोलिजन करने के लिए और कन्वर्ट होने के लिए फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और इसी के बरक्स आपके पास होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, आपके पास जो अल्टरनेट पाथ होता है आपका, उसको ये ब्लॉक के तौर पे काम करते हैं, यानी कि ब्लॉकर्स कहलाते हैं। इनको आप इनहिबिटर्स भी कहते हैं। ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं।
फॉर एग्जांपल उसी इक्वेशन की बात करें, उसी रिएक्शन की बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें आप ग्लिसरीन ऐड करवा दें तो एज अ इनहिबिटर काम करेगा। ये नेगेटिव कैटलिस्ट आपके एक्टिवेशन एनर्जी को लो नहीं करते, ये बल्कि क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ और आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन्स को कम कर देते हैं। अब जब आपके नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाएंगे तो जाहिर है आपका रेट भी कम हो जाएगा, रिएक्शन ही नहीं प्रोसीड होगा, या अगर रिएक्शन प्रोसीड हो भी गया तो आपके पास बहुत स्लो रेट में प्रोसीड हो रहा होगा। अब कभी कभार होता है ऐसा है कि आपके पास कुछ इक्वेशंस, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट इटसेल्फ रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट बिहेव कर रहा होता है। अब अगर ऐसा प्रोसेस, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर कैटलिस्ट इटसेल्फ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो ऐसे कैटलिस्ट को आप कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, और ऐसे प्रोसेसेस होते हैं ऑटो कैटालिटिक प्रोसेसेस। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल गिवन है रिडॉक्स टाइट्रेशन की, जिसमें आपके पास पोटेशियम पर मैग्नेट है और साथ में ऑक्सैलिक एसिड से आप रिएक्ट करवा रहे हैं। इसमें होता क्या है, आपके पास ये रिएक्ट करता है, आपके पास रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने के बाद जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो शुरू में आपके पास जो रिएक्शन है ये स्लो स्पीड में होता है, लेकिन जैसे ही आपके पास कैटलिस्ट फॉर्म होना शुरू हो जाए तो आपके पास रिएक्शन इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को। यहाँ पर आपको जो मैग्नीज आयन है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीज सल्फेट, ये एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, और ये चीज़ प्रूफ करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने मैग्नीज सल्फेट को फ्लास्क में लें, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डालें इन द प्यूरेट, और बिफोर एडिंग दिस पोटेशियम पर मैग्नेट आप अपने देख सकते हैं कि मैग्नीज आयन आपके फ्लास्क के अंदर रिएक्शन पहले से शुरू कर देंगे, ये आपका एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे, रिएक्शन फास्ट कर देंगे। और नेक्स्ट टाइप आपके पास होती है कैटलिस्ट की, कि बायो कैटलिस्ट भी कुछ हमारे पास हैं, जैसे कि एंजाइम। हम जब खाना खाते हैं तो खाना जब हम चबा रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो लिक्विड होता है, स्लाइवा होता है, ये आपके पास एंजाइम रखता है। एंजाइम बेसिकली क्या है, सिंपल प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन से निकलते हैं, और ये आपके केमिकल रिएक्शन जो बायो कैटलिस्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं, ये आपके केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं लिविंग सिस्टम्स के अंदर। अब जितने भी लिविंग सिस्टम्स मौजूद हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उनके अंदर अगर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आपके पास एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट वहाँ पे बिहेव कर रहा होगा। यहाँ पर कुछ आपके पास कैटलिस्ट गिवन है ये टेबल के अंदर, ये आप खुद स्टडी करेंगे, जिसमें आपके पास रिएक्शन गिवन है, साथ में बताया गया इनमें कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, फिर नेचर ऑफ कैटलिस्ट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये टेबल आपने पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो सरफेस एरिया पे मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि चैप्टर 2 में हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है बड़ा, आप उससे केमिकल रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो उसके पास जो सरफेस एरिया है वो बस इतना सा है, लेकिन अगर आप इसी बड़े से टुकड़े को ब्रेक कर दें छोटे छोटे टुकड़े के अंदर तो आपके पास ये ज़्यादा क्वांटिटी भी हो जाएगी, इनकी मास सेम रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया सब का इस्तेमाल हो रहा है, ये सारा सरफेस एरिया बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस ओरिजिनल एटम या ओरिजिनल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आप क्या करें, आप एक कोयला लें, बड़ा सा टुकड़ा लें उसका, उसे जलाने की कोशिश करें और उतने ही बड़े पीस को आप छोटा छोटा पल्वराइज कर दें, उसे छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर दें, टुकड़ों में कर दें। तो जब आप दोनों को हीट करेंगे तो ये आपके पास काफ़ी देर बाद जलना स्टार्ट करेगा और ये जल के कम्प्लीटली कंबशन करना बहुत देर में ख़त्म करेगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस पल्वराइज्ड कोल ये आपके पास विद इन फ्यू मिनट्स और सेकंड्स जल्दी से ये बर्न आउट हो जाएगा और आपको कंबशन करके देना शुरू कर देगा। तो यहाँ से समझ के आता है कि जब आपके पास सरफेस एरिया बड़ा होगा तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, और अगर आपके पास सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें हम करते हैं हेट्रोजीनियस कंडीशन में, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के अंदर, जिसमें आपके पास फेजेस डिफरेंट हो। एक आपके पास अगर सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड या गैस हो। इस तरह के रिएक्शंस के अंदर आपका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यही सारी बातें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपके पास अमॉर्फस बोरॉन जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रखता है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन बोरॉन। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। लिक्विड के केस में आपका जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो नॉर्मली आपने देखा है कि आपके फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर गिलास गिर जाए और पानी सारा फैल जाए, तो जब तक पानी गिलास में था और उसे आप ऐसे ही छोड़ देते तो कई दिन लग जाते इसको पूरा इवेपोरेट होने में, लेकिन जैसे ही आप इसको फैला देते हैं तो आपके पास पानी कुछ ही मिनट्स के अंदर या कुछ ही आपके पास घंटों के अंदर सारा इवेपोरेट आउट हो जाता है। तो ये सारी बातें थी आपकी सरफेस एरिया से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेडिएशन, जो कि लास्ट टॉपिक है। आपके पास रेडिएशन क्या है, रेडिएशन जिस तरह सनलाइट आपके पास मिल रही है ये रेडिएशंस हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो लाइट की इन्फ्लुएंस की वजह से भी रिएक्शन शुरू करते हैं, उन्हें आप कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस।
जिस तरह सोलर प्लेट है उसके अंदर भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ से जनरेट होकर मिलना शुरू होते हैं। उसी तरीके से कुछ और भी रिएक्शंस हैं, जैसे कि HCl आपके पास मिल रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन को, जब आप ब्राइट सनलाइट में रखते हैं तो आपको HCl डायरेक्टली मिल जाता है। और इसी तरीके से आपका मीथेन और क्लोरीन मिल के क्लोरोफॉर्म बना के दे रहे हैं, साथ में HCl मिल रहा है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस ना हो या सनलाइट के पैरेलल अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी होती हैं, अगर वो आप ना रखें तो ये रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस ना करें रेट को, तो ऐसे रिएक्शन को आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब बात हो रही थी कि आपका रिएक्शन होता है जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं या मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दी जाती है। तो रेडिएशंस या लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं। ये फोटॉन्स जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो इस कोलिजन में इनको एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी काफ़ी होती है एक्टिवेशन एनर्जी के, तो आपके जो रिएक्टेंट हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये सारा है आपके पास फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन में अफेक्ट डालते हैं। अब कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको गिवन है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। इस एग्जांपल में आपसे कहा है कि डिटरमाइन करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। आपको यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, और आपको एक डाटा गिवन है कि जब आपके पास ए यानी कि रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी का ये वैल्यूज थी तो उस वक्त आपके इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस ये थे। अब कंफर्म करें कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यहाँ से अगर हम बज़ाहिर देखें तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके 1 और इसके भी 1 मोल्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 मिल रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो हमें डाटा गिवन है उसको अगर देखें तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएगी, अब आगे डिस्कस करते हैं। तो सोल्यूशन में आपको यहाँ पर एक पॉइंट अच्छा बताया हुआ है कि रेट एक्सप्रेशन जो बेस कर रहा है एक्सपेरिमेंटल डाटा पे उसको कहा जाता है रेट लॉ। तो यहाँ पर अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो मेरे पास जो रेट है वो भी डबल हो जाएगा। वजह उसकी क्या है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, पावर इधर 1 ही है। लेकिन B को अगर डबल किया जाए, यहाँ पर A डबल किया था तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हुआ था। लेकिन अगर B को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका स्क्वायर टाइम्स हो रहा है, यानी कि आपके पास जब इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन तो आपके पास यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है बाय स्क्वायर 3 × 10⁻³ जब इसमें आप देख रहे हैं कि डबल कर दिया B तो आपके पास 9 × 10⁻³ हो गया, जो कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमें समझ आया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट के एक्टिव मास का स्क्वायर। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास रेट एक्सप्रेशन अब ये लिखा जाएगा, और जब आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लिखेंगे तो रेट एक्सप्रेशन आपका ये बन गया। अब ये रेट एक्सप्रेशन रेट लॉ भी कहला सकता है आपके गिवन रिएक्शन के लिए। और यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि 1 + 2 यानी कि 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर आप सिंपल इक्वेशन देखते तो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा देखना लाजमी होता है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है कि वैल्यू बताएं के की जब आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि चेंज इन टेम्परेचर की वजह से रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब आपने पढ़ा था कि आपके पास जो रेट कांस्टेंट है ये इंक्रीज करता है, डबल हो जाता है जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज करते हैं टेम्परेचर के अंदर। ये आपके पास रूल ऑफ थंब है, एक्चुअल में लाजमी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर हम रूल ऑफ थंब का मतलब जर्नलाइज करते हैं, सबके साथ ऐसा ही होगा। तो कंसीडर कर रहे हैं ए कन्वर्ट हो रहा है बी में एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो के आपके पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये आ गई। अब बताएं कि के की वैल्यू 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स निकाल लेंगे। तो डेल्टा टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड आया, इसका मतलब आपके पास जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है वो 5 दफ़ा हुआ, यानी कि आपके पास 5 दफ़ा वो डबल होता होता आपके पास फाइनल वैल्यू देगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपके पास 3 था, इसको डबल करें, फिर डबल करें, फिर डबल करें, तो आपके पास 5 दफ़ा ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल आप क्या करें, अपने रेट की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें। आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू योर न्यू रेट कांस्टेंट एट योर इंक्रीज टेम्परेचर। ये आपके पास एक पूरा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन जितनी भी यहाँ पर बातें लिखी गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे अगर आप इंजीनियरिंग ख़ास तौर पे ले रहे हैं तो। और अगर मेडिकल फील्ड में भी आप हैं तो मेडिकल के अंदर भी इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये सारे बेसिक्स हैं केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश तो काफ़ी की, काफ़ी डिटेल में इसको हम डिस्कस करें, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।